किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आप तक खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू लेकर आते हैं और आप तक बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, हमारे किसान भाई अपने उत्पादन को और अच्छा कर सकें, किसान भाइयों की जो लागत है उसको कम किया जा सके। ये तमाम समावेश इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं। तो आज विचार विमर्श में हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो खेती किसानी में एक महत्वपूर्ण कारक का काम करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खेती किसानी में किसान भाई सिंचाई के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जल व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है और इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा होता है मॉनसून। हमारे देश में मॉनसून खेती किसानी को बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी की वजह से खेती किसानी पर असर पड़ता है, जिसका समाधान मॉनसून करता है और कहीं कहीं पर मॉनसून की वजह से ही फसलें अच्छा उत्पादन दे पाती हैं। तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे और जानेंगे कि मॉनसून का ये फ़ायदा कैसे किसान भाई उठाकर इस मॉनसून के में और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर रुचि बंसल जी हैं, आपका बहुत स्वागत है मैम। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी से। हमारे साथ डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। सर, आप हैं साइंटिस्ट IRI पूसा से। हमारे साथ डॉक्टर हिमानी बिष्ट जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। आप हैं साइंटिस्ट वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IRI पूसा से। चर्चा की हम शुरुआत करें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं, उससे पहले मॉनसून क्या है और कैसे ये काम करता है, कैसे खेती किसानी से जुड़ी हुई है, आइए इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गर्मी अपने चरम पर है, तापमान में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में इस चिलचिलाती गर्मी से कोई चीज अगर राहत दिला सकती है तो वो है बरसात। जी हाँ, देश में मॉनसून दस्तक दे चुका है और देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून के बादल बरस भी रहे हैं। बता दें कि भारत में मॉनसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक का होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है। अगर मॉनसून की बारिश अच्छी हो जाए तो उपज भी भरपूर ली जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज के उत्पादन और जल स्रोतों में पानी की पूर्ति के लिए मॉनसूनी वर्षा का समय पर होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में करीब 75% बारिश मॉनसून के दौरान ही होती है और खरीफ की बुआई भी काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। कपास, धान और मोटे अनाजों की पैदावार बारिश पर निर्भर होती है। दरअसल कृषि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी हिस्सेदारी रखती है और मॉनसून की बारिश से खेती के प्रभावित होने का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे में किसान अगर मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेती करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश में किसानों के लाभ के लिए विशेष रूप से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के रूप में एक परिचालन कृषि मौसम विज्ञान परामर्श सेवा चलाता है। इस योजना के अंतर्गत जिला और ब्लॉक स्तर पर अगले 5 दिनों के लिए मध्यम अवधि के मौसम का पूर्वानुमान और उसके बाद के सप्ताह के मौसम संबंधी उप विभाग वार वर्षा और तापमान का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पूर्वानुमान के आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थित 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक और जिलों के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को एग्रोमेट एडवाइजरी तैयार करते हैं और किसानों को एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी से अवगत कराते हैं। मौसम विभाग द्वारा चलाया जा रहा AAS मौसम आधारित फसल और पशुधन प्रबंधन रणनीतियों की दिशा में एक कदम है, जो असामान्य मौसम के कारण फसल की क्षति और नुकसान को कम करने के लिए समर्पित है। मॉनसून को लेकर एक खास बात ये भी है कि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहाँ किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है।
वैसे ही जिन इलाकों में कम बरसात होती है वहाँ के किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी ज्यादा जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कैसे मानसून खेती किसानी पर असर डालता है। जानते हैं अपने कुछ खास मेहमानों से। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर हिमानी जी का। डॉक्टर हिमानी जी, मानसून ने दस्तक दे दी है देश में। इस बार का मानसून कैसे रहने वाला है देश भर के तमाम हिस्सों में? जी, इस बार का मानसून का जो भारतीय मौसम विज्ञान का जो उनका प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से मौसम इस बार पूरे हमारे एज ए होल अगर हम अपने भारत को देखें तो उसमें मानसून हमारा एवरेज से ज़्यादा रहने वाला है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो हमारा 88 सेंटीमीटर होता है ड्यूरिंग जून से सितंबर के महीने में, इसका 106% ऊपर रहने वाला है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मानसून है इस बार अच्छा रहने वाला है, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो अच्छी बारिश होने की संभावना हमारे देश में है जी। तो इस बार का मानसून अच्छा रहने वाला है। डॉक्टर विपिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, इस बार का मानसून अच्छा रहने वाला है और खेती किसानी के परिप्रेक्ष्य से इसको देखें तो खेती किसानी पर कितना असर डालता है हमारे देश का मानसून? अगर मानसून जैसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं होती तो क्या खेती किसानी पर असर पड़ता? और अगर इसको दोनों को देखें, क्या कुछ बदलाव हो सकता है अगर मानसून अच्छा रहे तो? जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर हिमानी ने बताया कि मानसून इस बार का जो है वो मतलब एवरेज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि पानी किसानों को मिलना ये तो तय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बारिश है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। मतलब उसका समानांतर पूरे जो देखा जाए जून से सितंबर कहा जाता है हमारे वहाँ मानसून का पीरियड होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो समान तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि अभी कैसे होगा। लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये डेफिनेटली अगर पानी ज़्यादा आने वाली है तो ये खेती के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक तरह से अच्छा इंडिकेशन है। बस कुछ सावधानियां हैं किसान अगर बरत लें तो। जी, डॉक्टर रुचि जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रुचि जी, जो सावधानियां की बात कर रहे हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, हम अगर मानसून के स्पेसिफिक पीरियड में हम बात करें, किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैसी तैयारियां अभी से हम शुरू कर दें जिससे कि आने वाले समय में अगर मानसून किसी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात हो तो भी किसान भाइयों की फसलों को नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर हिमानी और डॉक्टर विपिन ने बताया कि मानसून दस्तक दे चुका है और जैसा कि हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है इसने पहले ही अपने पूर्वानुमान जो है बरसात को लेके, बारिश को लेके जारी कर दिए हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं सबसे पहले तो उस पूर्वानुमान से अपने आप को अवगत रखें और अपने क्षेत्र का वर्षा का पूर्वानुमान देखकर ही जो अपनी फसल है उसका चयन करें। देश के जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने की संभावना है वहां हमारे किसान भाई धान जैसी फसलें ले सकते हैं। और जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी अनियमित वितरण होता है वर्षा का, तो यदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा कम होने की संभावना है तो वहां पे दलहन, तिलहन या मोटे अनाज लिए जा सकते हैं क्योंकि इस तरह की फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी सावधानी है वो ये है कि जो मानसून का सीजन होता है इसमें जो वातावरण है उसमें बहुत अधिक आर्द्रता होती है और साथ में जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसा जो समय है वो जो पौधों में बीमारी करने वाले जो विभिन्न रोगाणु या कवक हैं उनके लिए अनुकूल है। तो इस वजह से जो बीमारियों का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो आप जो भी फसल ले रहे हैं उसकी ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो आपकी जिनके लिए उन रोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। इसके अतिरिक्त आप शॉर्ट ड्यूरेशन में पकने वाली यानी कम समय में ही पककर तैयार हो जाने वाली फसलें, इस तरह की फसलें आप चुन सकते हैं। फिर अगर मैं कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करूं तो आप अपने खेत का समतलीकरण करें। क्योंकि मानसून इस बार औसत से ज्यादा होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपने खेत में जल निकासी के जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने होंगे, उसका उचित प्रबंध करना होगा। क्योंकि जो कुछ, जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ फसलें जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, सिंचाई की रिक्वायरमेंट कम है, वो इस जल भराव के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। हमारी दलहनें हो गई, तिलहन हो गई, मोटे अनाज हो गए। तो यही सब चीजें हैं जो हमारे किसान भाई अगर ध्यान में रखें तो वो अच्छी फसल
अच्छी फसल ले सकते हैं बिल्कुल। और इस मानसून के सीजन का फायदा उठा सकते हैं। जी, तो प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो कुछ मोटी और शुरुआती बातें हैं जो किसान भाई ध्यान में रख सकते हैं इस मानसून के अंदर। फिलहाल एक बार फिर से डॉक्टर हिमानी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर हिमानी जी, बारिश के वितरण की अगर हम बात करें, क्या इस समय देश में जो मानसून लग चुका है, क्या पूरे देश में एक समान बारिश का वितरण देखने को मिल रहा है या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से, मतलब वितरण किस प्रकार से है इस बार बरसात का? इस बार जो आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है या जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से वितरण अभी तक का जो मानसून है अभी जून के महीने में थोड़ा कम अभी चल रहा है। मतलब एवरेज से थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन जो जुलाई और अगस्त में है तो उसमें आपकी अच्छी बारिश और अच्छा वितरण होने की जो है संभावना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे थोड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे थोड़ा बताया गया कि नॉर्मल से थोड़ा कम होगा, लेकिन क्रॉप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, वो नहीं है। बाकी सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, डॉक्टर हिमानी जी, हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर बहुत समय से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा बरसात होती है, कहीं पर बरसात कम पड़ती है। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है? क्या इसको हम सुधार सकते हैं? क्या इसमें बदलाव लाया जा सकता है? हाँ, जो असमानता है हमारे जो मानसून में वो कई कारणों पर डिपेंड करता है। जैसे आप टोपोग्राफी हो गया, जैसे कहीं पे पहाड़ हैं, कहाँ पे प्लेन है, और वहाँ की जैसे लोकल कहीं पे वाटर बॉडीज़ हैं, जो लोकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो वितरण में बहुत ज़्यादा वितरण का असमान होने का कारण है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों से भी जो मानसून का जो बारिश हो रही है उसका वितरण समान नहीं है हर जगहों में, तो ये भी एक बहुत कारण है। तो इसको हमें रोकने के लिए इस पर काम करना चाहिए कि कम ग्लोबल वार्मिंग हो, कम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो। इस तरीके से करने से हम वितरण को समान कर सकते हैं। बाकी ये हैं आपके ग्लोबल कारण। और इसके अलावा जो हमारे लैंड यूज चेंज हो रहा है, जैसे हमारे फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है और बिल्ट अप लैंड, आपका बिल्डिंग्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं वितरण में फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया होते हैं तो इस टाइप में यहाँ पे हमेशा आपको अच्छी बारिश देखना, वहीं आपका जो रेजिडेंशियल आपका जो बिल्ट अप लैंड है वहाँ पे आपकी बारिश थोड़ा कम होती है या असमान होती है। तो जो हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ लैंड यूज चेंज हो रहा है, उसका भी जो लोकल स्केल पे हमारा जो वर्षा के वितरण में फ़र्क आ रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। जी डॉक्टर विपिन जी, जलवायु परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र किया गया और मानसून पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर ये चीज़ें नहीं रुकी गई तो आने वाले समय में मानसून और ज़्यादा प्रभावित होगा। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? और अभी से हमें अगर किसानों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उनके नज़र से देखा जाए, तो क्या कुछ परिवर्तन हमें खेती किसानी के लिहाज से करना चाहिए और क्या तरीक़ों में बदलाव कर सकते हैं जिससे जो ये प्रदूषण बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग का जो रीज़न बन रहा है इस पर असर कम पड़े और मानसून सामान्य तौर पर पूरे देश में देखने को मिले? जैसे डेफिनेटली जिस तरह से हमारी चेंजेस, जैसे डॉक्टर हिमानी बताया कि लैंड यूज़ पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, तो मानसून का पर इसका प्रभाव आने वाले टाइम में पड़ेगा। तो लेकिन चीज़ें क्या है कि हम किसान की अगर पॉइंट से देखें तो बहुत सी चीज़ें हमारे हाथों में हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये मैं मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ कि जो इनोवेशन है हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आती है। तो अगर किसान जैसे है कि आने वाले टाइम में अगर भविष्य में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रेनफॉल का, तो उसके लिए ऐसा नहीं है, सोल्यूशन आया है और किसान के पास भी कुछ आइडियाज़ हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत से जो ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे हरियाणा है, पंजाब है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी के संकट आ रहे हैं, तो वहाँ पर अभी सरकार का क्या है कि एक फोकस है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को ज़्यादा वो एम्फसाइज कर रही है। वहाँ पर उन क्रॉपों को लाने का प्रयास किया जा रहा है जिन क्रॉपों से पानी कम उनकी आवश्यकता होती है और वो क्लाइमेट के लिए सहनशील हैं। जैसे हम बात करें कि अभी पंजाब में जो है, अभी देखेंगे तो गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, और अपने इवन यूपी में भी, पश्चिमी में अगर हम जाएं, हरियाणा में भी जाएं, तो वहाँ पर कुछ तरह की सब्सिडीज़ जो है सरकार दे रही है। जैसे DSR टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये वैज्ञानिक तौर पर ये प्रूव हो चुका है कि कुछ ऐसी तकनीकें हैं, जैसे DSR तकनीक है, फसल विविधीकरण तकनीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेट आजकल रेडी स्मार्ट क्रॉप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी देखे होंगे कुछ जीन एडिटेड भी हम राइस में कुछ
वैरायटियाँ निकाली हैं, तो डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी एक सोल्यूशन है, लेकिन अगर किसान अपनी इन सब चीज़ों को, अपनी समस्याओं को समझकर और इनपुट का सिलेक्शन, मैनेजमेंट का सिलेक्शन एक प्रॉपर तरीके से करेगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को सेव कर पाएगा। और आने वाले टाइम में जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि 140 करोड़ के करीबन हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, करीबन इसी इर्द गिर्द में आ चुकी है, तो आने वाले टाइम में खाद्यान्न एक हमेशा चैलेंज रहेगा। बिल्कुल। तो उस चैलेंज को निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे, इंफॉर्मेशन पे और जो भी हमारे इर्द गिर्द किस तरह का मार्केट है, डिमांड है, इन सब चीज़ को समझना होगा और इन सब चीज़ को समन्वित करके फिर हमें प्रयास करना होगा। तो डेफिनेटली हम उस चैलेंज को किसान और एज ए साइंटिस्ट हम इसको फेस कर पाएंगे और अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे। जी डॉक्टर रुचि जी, अगर हम बात करें धान की खेती को लेकर तो खासकर खरीफ के सीज़न में धान की खेती बहुत मुख्य रूप से हमारे देश में होती है और हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनका मुख्य भोजन भी चावल के रूप में देखा जाता है। धान की खेती की शुरुआत पानी से होती है और धान जब चावल के रूप में परिवर्तित होकर हमारी थाली में पहुँचता है उसमें भी पानी का ही कहीं ना कहीं उपयोग होता है। धान की खेती को लेकर जैसे DSR टेक्नोलॉजी की बात की गई, क्या ये टेक्नोलॉजी उपयुक्त है कि इस तरीके से हम धान की खेती भी कर सकते हैं, पानी को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ अगर मानसून की बरसात असामान्य भी है किसी क्षेत्र में, वहाँ पर भी अगर धान की खेती करनी है तो भी ये संभव है? और ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे किसान भाई उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और उन विधियों को अपनाकर हम अच्छी खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं धान में? जैसे यदि हम धान की खेती की बात करें तो हमें पता है कि धान के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम SRI की बात करें या डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करें, जिनका उपयोग करके हम इस पानी की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करें तो उस केस में जो धान है उसकी बुआई सीधे की जाती है और जो हमारा पूसा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसने DSR के लिए कुछ अलग से जो धान की किस्में हैं वो भी विकसित की हैं। जैसे कि है आपका एक पूसा बासमती 1979 है, इसके अतिरिक्त पूसा बासमती 1986 है। तो इस तरह की किस्मों का अगर डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए हमारे किसान भाई बहन इस्तेमाल करेंगे तो इस धान की खेती से वो कम मानसून में भी इस टेक्निक का प्रयोग करके अच्छी फसल और अच्छी गुणवत्ता ले सकते हैं। अब यदि मैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करूं तो एक रिसोर्स कंजर्वेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां पे हम टिलेज का प्रयोग करके या मल्चिंग का प्रयोग करके जो हमारे खेतों में मौजूद मॉइस्चर है, नमी है, उसका हम संरक्षण करते हैं और इसको जो है वो पौधे के द्वारा फसल को की जड़ों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जो जैसे कि डॉक्टर विपिन ने भी बताया, सही तरीके की एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज करके, जो वाटर का कंजर्वेशन करके, उससे भी किसान भाई जो है जल का सदुपयोग कर सकते हैं और उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर रुचि जी, इसमें साथ ही आपने जो टेक्निक्स के बारे में बताया, जैसे DSR टेक्निक है और भी कई चीज़ों का आपने जिक्र किया, अगर हम बात करें किसान भाइयों की जागरूकता के बारे में, क्या वो इन तकनीकों से परिचित हैं? क्या उनको पता है कि इन तकनीकों से भी हम धान की खेती कर सकते हैं? और क्या अभी हमारे देश में इन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो कितने क्षेत्र में किया जा रहा है, कितना उत्पादन हम इस पर ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में इस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इस तरह की टेक्निक का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तो हर प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जो तकनीक है ये उपलब्ध है और हमारे किसान भाई इससे अवगत हैं। यदि उन्हें इस तरह की सूचना उपलब्ध नहीं भी है तो वो विभिन्न किसान हेल्पलाइन या फिर KVK से संपर्क करके इस तरह की जो तकनीक है उसके लिए अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ऑलरेडी जो DSR राइस है उसके लिए अलग से विकसित धान की किस्में रिलीज की हैं। तो हमारे किसान भाई इनका इस्तेमाल करके जो है वो अपनी खेती में लाभ उठा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से भी आप धान की खेती करना चाहते हैं तो मानसून के क्षेत्र में, खासकर मानसून के मौसम की अगर हम बात करें तो इस समय में आपको कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मानसून अच्छा रहे सिर्फ ये निर्भर नहीं करता है कि फसल आपकी अच्छी होगी, तकनीकों में भी बदलाव करना पड़ता है, खेती किसानी के तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। और वो और कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम अपनाकर मानसून के समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे अपने खास मेहमानों से। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मानसून का खेती किसानी पर किस तरीके से असर पड़ता है, कैसे बदलाव हमको करने चाहिए खेती किसानी में जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। एक बार फिर से डॉक्टर हिमानी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर हिमानी जी, मानसून की रफ्तार की अगर हम बात करें, फिलहाल इस समय देश में मानसून की रफ्तार कैसी है, और अगर वर्षा के परसेंटेज की हम बात करें तो बरसात कितनी परसेंटेज अभी तक देश के तमाम हिस्सों में हो चुकी है और आने वाले समय में अभी कितना बाकी है? अभी हम अभी मानसून जो जहाँ पे अभी मध्य प्रदेश तक के मानसून अभी केरला से होते हुए और नॉर्थ ईस्ट से होते हुए मध्य प्रदेश तक अभी पहुँच गया है। आने वाले जो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जैसे 20 तारीख या 20 या 22 तक के दिल्ली तक तो पहुँच जाएगा, जैसे यूपी एंड फिर उसके बाद कुछ दिन 1-2 दिन बाद दिल्ली तक पहुँचने की इसकी संभावना है। और जैसे जून एंड तक के तो हो सकता है कि मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया को ये कवर कर ले। जुलाई में तो वेस्टर्न राजस्थान और सारी मैक्सिमम जो इंडिया का जो एरिया है वो कवर हो जाता है मानसून से। तो अभी तो फिलहाल जो है जून में थोड़ा कम बारिश हो रही है, इसके ये है। इन जुलाई में अच्छी खासी बारिश, जुलाई अगस्त जो मेन पीरियड है सोइंग का, ट्रांसप्लांटिंग का, तो उस टाइम वो खेती को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। जी डॉक्टर हिमानी जी, अगर हम देखें कि हमारे देश में जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात असामान्य भी हो रही, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, और एक नेचुरल तरीके से भी देखा जाए तो जो जल है वो सीमित संसाधन है हमारे देश में है। अब अगर बरसात की हम बात करते हैं, ऐसे कौन से संसाधन हैं, मतलब इसका कौन से तरीके हैं जिससे हम जो बरसात का पानी है उसको संचय करके हम खेती किसानी में उपयोग कर सकते हैं? ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम बरसात के पानी को सीधा अपने और कई कामों में उपयोग कर सकते हैं? थोड़ा सा इन तरीकों के बारे में बताइए। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मतलब जून जुलाई में जिस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि छतों जो रूफ से अपने छतों से पाइप के थ्रू किसी टैंकी में उसका कनेक्शन करके तो वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने मतलब घरेलू लेवल पर। और उसको जो आसपास के जो खेत हैं, जो उनकी क्यारियाँ हैं और घरेलू कामों के लिए भी, कपड़ा धोना और बाकी जो उसके लिए भी उसका डोमेस्टिक यूज़ भी हो सकता है। अगर हम बहुत तालाब वगैरह बनाएं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, स्लोप और ये जो उसका समतलीकरण और सारी चीज़ें ध्यान में रखें, जिससे कि मैक्सिमम उस एरिया का जो पानी है उस पॉन्ड में इकट्ठा हो। तो जैसे क्या होता है मानसून में कि लगातार बारिश हो रही है, बीच में क्या हो गया, एक ड्राई स्पेल, सूखा पड़ गया कुछ दिन के लिए, और आपकी क्रॉप को आपको रिक्वायरमेंट है पानी की, तो आप वहाँ से फुलफिल उसको कर सकते हैं। बारिश ड्राई स्पेल पड़ गया और ज़रूरत है, सेंसिटिव स्टेज है, तो जो हमारे हार्वेस्टेड वाटर आपने जो तालाबों में, पोखरों में इनमें यूज़ करा है उसको पंपिंग के थ्रू अपने खेतों में पहुंचा सकते हैं और उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। और सपोज कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, धान की खेती है और अन्य फसलें हैं, तो वहाँ पे आप किसान भाइयों को पहले से ही जल निकासी की सुविधा और बाकी नालियाँ साफ़ करना, ताकि क्योंकि इस बार ज़्यादा प्रेडिक्शन है तो हो सकता है कि कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो जैसे फ्लडिंग कंडीशन ना हो, बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो जो फसलों को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि अत्यधिक बारिश भी नुकसान पहुँचाती है और कम बारिश भी जो है सूखा पड़ता है तो वो उससे भी
फसलों में नुकसान होता है। तो इसको मैनेजमेंट, जो पानी का, वाटर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि आपके इसमें और कब बारिश होगी और कब सूखा पड़ जाएगा। उसके लिए आपको जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो है आपकी एग्रो एडवाइजरी, उसको फॉलो करता रहना पड़ेगा कि वो आपको बताएंगे अगले 10 दिन में आपके एरिया में बारिश कितनी होगी या नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा होगी या कम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना इंफॉर्मेशन को अपडेट रखना है और अपने खेती किसानी में उसका यूज़ करना है। वो आपको बताएंगे कि आप किस एरिया में क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उसका यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन का, ताकि आप पहले से अलर्ट रहें और जो फसलों को अत्यधिक वर्षा और कम वर्षा से जो होने वाला नुकसान है वो कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर हिमानी जी, जो हमारे देश के किसान भाई हैं वो थोड़ा सा आसान भाषा में इस मौसम विज्ञान को समझने की अगर कोशिश करें तो कैसे समझा जा सकता है? मतलब जानकारियाँ का जो स्रोत है वो कहाँ से उनको मिले? क्या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई टेलीविज़न चैनल है, या फिर मौसम विज्ञान विभाग कोई अनाउंसमेंट करता है समय समय पर जिसके ज़रिए किसान भाई खेती किसानी के लिहाज से मानसून को समझ सकें, जान सकें कि आज बरसात ज़्यादा होगी, बरसात कम होगी, तापमान की स्थिति ये रहेगी, धूप निकलेगी? ये सारी जानकारी किस पोर्टल से किसान भाई आसान भाषा में ले सकते हैं? इसके आजकल बहुत सारे सोर्स हैं, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले है कि जैसे भारतीय मौसम विज्ञान की जो वेबसाइट है, जो किसान भाई और उनके बच्चे जो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से अपना वेबसाइट, IMD की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आपको डेली मानसून का पैटर्न कैसा है, अभी मानसून कहाँ पहुँचा है, कहाँ पे कितनी बारिश हुई है और आने वाले समय में क्या होगा, एडवाइजरी वहाँ से भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप्स हैं, जैसे मेघदूत ऐप है, और जिन कई एरियाओं में जैसे बिहार और इन सब में जो बिजली मानसून के सीजन में कड़कती है, तो उसके लिए भी वार्निंग के लिए दामिनी ऐप है। और इस टाइप के प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट 5 डेज 10 डेज में क्या मौसम रहने वाला है, क्या टेम्परेचर रहने वाला है, क्या रेनफॉल होगा, क्या विंड की डायरेक्शन क्या होगी, कितनी स्पीड होगी, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके बेस पे क्या होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग कृषि के, तो वो लोग एडवाइजरी रिलीज़ करते हैं। जैसे पैथोलॉजिस्ट है, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमिस्ट, तो ये लोग सब मिलकर एडवाइजरी रिलीज़ करते हैं कि इस तरीके का मौसम होने वाला है, तो डिजीज़ का प्रकोप ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया तो डिजीज़ का प्रकोप है, कौन सी बीमारी किस फसल में आ सकती है, और आपको क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्या स्प्रे करना है, कौन सी दवाई छिड़कनी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी में दी जाती है। तो एक आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी एक पोर्टल जो आपका नज़दीकी जो आपका राज्य में कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जो वैज्ञानिक बैठे होते हैं वो भी आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल में SMS आने लगेंगे कि आने वाला मौसम ये है, तो आप ये इस टाइप की एडवाइजरी दे के आप अपने फसल को जो अनुकूल मौसम है उसका मतलब लाभ उठा सकते हैं, और जो अनुकूल मौसम नहीं है उससे अपने फसलों को बचा सकते हैं। तो उस पोर्टल, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में आप अपना नंबर दे के आप कर सकते हैं, तो पर्सनल आपको मैसेज आ जाएंगे। बाकी न्यूज़ चैनल्स में भी आता है, बट अगर आपको पर्सनल चाहिए देन आप ऐप्स का यूज़ कीजिए और या अपना नंबर रजिस्टर करिए, क्योंकि हर एरिया में डिफरेंट रहता है एडवाइजरी। फसल अलग होती है, मानसून का पैटर्न अलग होता है, वर्षा अलग होती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एडवाइजरी दी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो इसका यूज़ करें किसान भाई। जी, सारे किसान भाई इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मौसम विभाग की वेबसाइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमेशा की तरह दूरदर्शन किसान पर हर रोज़ मौसम खबर कार्यक्रम भी हम चलाते हैं, जिसके ज़रिए किसान भाई मौसम की सटीक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं, खेती किसानी से जरूरी सलाहें भी बताते हैं कि आपको खेती किसानी के तौर तरीकों में क्या कुछ समय के साथ, मौसम के साथ बदलाव करने, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। डॉक्टर रुचि जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रुचि जी, जैसे डॉक्टर हिमानी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में इस बार सामान्य से ज़्यादा बरसात है, यानी अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों में किसान भाइयों के लिए क्या ये चिंता का सबब है? किसान भाई थोड़ा सा टेंशन लेके खेती किसानी में आगे बढ़ें, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। और अगर बात आती है फसलों के चुनाव की, इन क्षेत्रों में कौन सी फसलों का चुनाव करें, और अत्यधिक बरसात होती है तो किस प्रकार से उन पानी की निकासी की व्यवस्था को बराबर बनाए रखें, ताकि बरसात हो तो पानी फसल को नुकसान ना पहुँचाए? जी, तो यदि हम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे जो वर्षा है वो औसत से ज़्यादा होने वाली है, तो वहाँ पे जो जल भराव की समस्या है वो होने वाली है खेतों में। तो उसको लेके हमारे किसान भाई बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले से थोड़ा सा तैयारी करनी है कि यदि आपकी धान की फसल है तो पहले तो आपको ये देखना ही है कि आपके जो क्षेत्र है उसमें वर्षा का पूर्वानुमान क्या कहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको
कि जो हमारी फसलें हैं, जो धान की फसल है, उसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि पानी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारी फसल के उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों के लिए ही बेहद नुकसानदायक है। बिल्कुल। तो उस केस में हमें पानी के निकास की व्यवस्था करनी है। उसके लिए आप अपना जो भी आपका खेत है उसके आसपास अगर कहीं पे एरिया है तो एक छोटा सा पॉन्ड ड्रेनेज के लिए बना सकते हैं। उससे आप एक तो साथ वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं जो पानी भर जाता है, और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसी पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यही चीज़ जैसे दलहन हो गए या तिलहन हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है जल भराव के लिए, तो इनमें भी आपको पानी का ड्रेनेज बना के रखना है। और बुआई से पहले आपको खेत का समतलीकरण करना है, जिससे कि आपके जो खेत है उसमें कहीं कहीं गड्ढे या उस तरह की ज़मीन ना हो जहाँ पानी भरने की आशंका है। वरना क्या होगा कि जो खेत है, बाकी के खेत में फसल अच्छी होगी, जहाँ पे पानी रुक जाएगा वहाँ फिर आपको पंप या किसी और चीज़ का प्रयोग करके पानी निकालना पड़ेगा। और तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किस्मों का चुनाव। बिल्कुल। तो यदि इस तरह का कोई भी प्रेडिक्शन है तो जो इसके प्रतिरोधी किस्में हैं, बाढ़ प्रतिरोधी किस्में हैं, या अगर हम धान की बात करें तो बहुत सारी सबमर्जेंस टॉलरेंट इस तरह की जो किस्में हैं, आप अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और उसकी वर्षा को ध्यान में रखते हुए उस तरह की किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जी डॉक्टर रोशी जी, साथ में यहाँ पे एक समस्या और भी आती है, जैसे आपने कहा कि जिन क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा है उसके हिसाब से फसलों का चुनाव करें। अगर कोई किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना चाहता है और उसके क्षेत्र में अत्यधिक बरसात को लेकर अनुमान जारी कर दिया गया है, तो क्या उस फसल को ड्रॉप कर दे या फिर कोई और अन्य तरीका भी है जिसके जरिए वो मोटे अनाज की खेती करके आगे चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने बुआई कर दी है और अगर आपको मोटा अनाज लेना है तो उस केस में आपको जल निकास की व्यवस्था उचित करनी है ना, आपको ड्रेनेज बनाना है। अब वो या तो आप बुआई से पहले खेत का समतलीकरण करके कर सकते हैं, और यदि आप बुआई कर चुके हैं और आपका खेत समतल नहीं है तो उस केस में फिर पंप लगा के आपको पानी निकालना होगा। तो इस तरह का ड्रेनेज का कोई ना कोई आपको जो है अरेंजमेंट प्रबंधन करना होगा जी। अदरवाइज ये जल भराव आपकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। जी, जैसे ये फसलें जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये कैसे निर्धारित करें कि इतनी बारिश का पानी उचित है हमारी फसलों के लिए और इतना बारिश का पानी नुकसान करेगा, तो इसको सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है? कैसे मापें कि हमारी फसल में जो पानी की आवश्यकता है वो सुनिश्चित हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, अब ड्रेनेज करके पानी बाहर निकाल दीजिए? जी देखिए क्या होता है ना कि जो हमारे किसान भाई हैं जब भी कोई फसल लेते हैं, जैसे धान की फसल है या फिर मोटे अनाज या दलहन की फसल है, तो उसमें सिंचाई का समय पता होता है कि हमें 2 सिंचाई या 3 सिंचाई देनी है, ठीक है। और हर जो फसल है उसमें कुछ ऐसी पौधे की अवस्था है जिसमें सिंचाई देना, पानी देना जरूरी होता है। जैसे जब फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, ठीक है, पॉड फॉर्मेशन होता है, उससे उस समय में पानी देना ज़रूरी है। तो यदि आपको लग रहा है कि जिस समय आपको पानी देना होता है उस अवस्था से पहले पर्याप्त बारिश हो चुकी है और आपके खेत में पानी है, तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ पानी की निकासी पे ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको सिंचाई देनी है, मान लीजिए बारिश नहीं हुई है, आप पानी देने का प्लान कर रहे हैं, तो वो देने से पहले भी आप अपने क्षेत्र के मौसम का पूर्वानुमान देख लें। यदि आगे तीव्र बारिश होने की या ज़्यादा बारिश होने की संभावना है तो आप वो सिंचाई ना करें, क्योंकि यदि वो बारिश हो जाएगी तो आपकी फसल को खुद से ही वो ज़रूरत, जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी जो फसल है उसका अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। जी, तो ये तमाम बातें हैं किसान भाई जिनको ध्यान में रखकर अपनी फसलों का प्रबंधन मानसून के क्षेत्र में, मानसून के समय में करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ ही आपकी फसल का जो नुकसान का दायरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जागरूकता ही आपका बचाव का कारण बनती है और ये जागरूकता आपके फसल उत्पादन को भी बढ़ा सकती है। फिलहाल इन जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श, हम जल्द लौट रहे हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर विपिन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपिन जी, अगर हम बात करें इस मौसम में फसलों में रोग लगने की संभावनाओं के बारे में, कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि ज़्यादा पानी होता है तो ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं, या फिर पानी रोगों को लगाने से या रोगों के लगने से बचाव का कारण बनती है? किस प्रकार से ये मानसून मदद करता है पौधों की बढ़वार में, फसलों की बढ़वार में? जैसे मानसून एक सीज़न ऐसा सीज़न है जो बहुत ही फेवरेबल माना जाता है पौधों के लिए भी, और साथ ही साथ जो भी और जो जीव हैं उसमें हमारा माइक्रोब्स भी आते हैं, फंगस भी आते हैं, सभी के तरह के आते हैं, तो डेफिनेटली रोगों को भी काफ़ी हद तक और कीड़ों को ये आकर्षित करता है क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा फल फूलते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें करना क्या है कि जैसे क्या है कि देखेंगे कि शुरुआत की अवस्था में कुछ फसलें हैं जैसे उनमें जब वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे जब उनकी तने बहुत ही सॉफ्ट होती हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, गलन जैसी समस्या आती है। तो उस अवस्था को बचाने के लिए मैं किसानों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी जब सीड की बुआई करते हैं तो शुरुआती अवस्था में बचाने के लिए आप सीड का ट्रीटमेंट जरूर करें। जैसे धान में कार्बेंडाजिम का और भी चीज़ें हैं, बैवास्टीन है, जो कि क्या है ये 2 से 2.5 ग्राम 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करके अगर आप बुआई करते हैं तो जो शुरुआती अवस्था के रोग हैं जो सीड बॉर्न हैं वो आपके बच जाएंगे। लेकिन जब फिर ये लेटर अवस्था में जाती है तो देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो आपका वातावरण है उसमें काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। तो ये भी एक कारण है कि जब ह्यूमिड ज़्यादा होता है तो वो ऐसी कंडीशन क्या होती है, रोगों को काफ़ी ये कहते हैं कि प्रमोट करती है। तो उस दशा में आपको क्या करना है कि आपको अपनी फसल को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि क्या हमारे पत्तियों पर कोई धब्बे के निशान तो नहीं बन रहे हैं या कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। अमूमन देखा गया है कि जैसे आप देखोगे कि धान की अगर हम बात करें तो धान में एक ब्लास्ट आता है, नेक मुड़ जाना जैसे नेक गलन बीमारी है, इस और जो उसकी तना गलन बीमारी है, इस तरह की बीमारियां आती हैं। तो आपको जब भी इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो आपको पहली बात तो आपको अपने जो है आसपास के जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है हम नहीं पहचान पाते हैं तो हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के द्वारा है या वायरस के द्वारा है या फंगस के द्वारा है। फिर उसको समझने के बाद ही हम उसका क्या कहते हैं निवारण के बारे में सोचेंगे। और देखें तो जैसे कि ज़्यादा बारिश होना भी एक क्या कह सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि अगर हम न्यूट्रिएंट प्रबंधन के तरीके से भी देखें तो ये भी एक तरीका है कि जैसे क्या कि जो धान है, धान में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसी क्या होती है कि ऐसी दशा में जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग दक्षता घट जाती है जब क्योंकि नाइट्रोजन को लेने का जो पौधा लेता है उसको नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, ठीक है, या और अमोनियम फॉर्म लेता है। लेकिन जो हमारे किसान जो नाइट्रोजन यूज करते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म वाला होता है। तो क्या होता है उसकी लीचिंग हो जाती है। तो ये आपकी जो उर्वरक की दक्षता है वो भी कभी कभी घटने को दिखती है। और पोषक तत्व के हिसाब से अगर देखें तो हमें खैरा डिजीज़ का कभी कभी बोरान, अगर जैसे खैरा डिजीज़ का आपको धान में दिखेगा, ठीक है, जो कि जिंक की डिफिशियंसी से होता है। और जिन क्षेत्रों में धान अगर ऊंची सतहों पर लगाए गए हैं तो वहाँ पर आपको आयरन का भी जो है लोहा जिसको बोलते हैं उसकी भी कमी मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको आयरन सल्फेट का जो है छिड़काव करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये फसल में बढ़ावार के लिए हेल्प करता है हमारा मानसून, उसी साथ ही साथ रोगों को भी लाता है और भी जो विकार हैं पौधों के उनको लेके आता है। लेकिन हमें सजग रहना है, जानकारी के साथ रहना है
और उसका प्रबंधन करना है। जी, तो ये मानसून में बीमारियां भी आकर्षित करती हैं सभी पौधे और इनका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर रुचि जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रुचि जी, प्रबंधन की जब बात आती है तो इसमें फिर से एक पेच ये फंसता है कि मान लीजिए किसने दवाई की छिड़काव कर दिया और बरसात हो गई, तो क्या दवाइयाँ वो पानी के साथ बह जाती हैं? क्योंकि जैसे कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिसमें जल निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो क्या हम दवाओं का छिड़काव तब करें जब बरसात हो चुकी हो, या हमने दवा का छिड़काव कर दिया, बरसात हो गई, तो क्या दवाइयाँ वो बह जाएंगी? और जो छिड़काव करने का तरीका है मानसून में, क्या बाकी मौसम से अलग होता है? सही तरीका किस प्रकार से होता है कि हमें दवाई का छिड़काव इस प्रकार से करना चाहिए जिससे हमारा पौधा भी सुरक्षित रहे और नुकसान भी ज़्यादा ना हो? जी बिल्कुल, जैसे अगर हम दवाओं के छिड़काव की भी बात करें तो अगर आपने दवा का छिड़काव किया, चाहे कीटनाशी हो, खरपतवार नाशी हो, और अगर बारिश हो जाती है तो वो बह जाती है ना, वो रन ऑफ हो जाता है। जो पोषक तत्व होते हैं, अगर आपने उर्वरक डाला और तेज बारिश हो गई तो जो उसमें जो आपके मृदा में उपस्थित पोषक तत्व हैं, नाइट्रेट है, पोटेशियम है, जो भी जो है पानी में घुलनशील हैं, वो क्या होते हैं, लीच हो जाते हैं और वो हमारी फसल को नहीं मिल पाते। बिल्कुल। तो उस केस में आपकी लागत तो बढ़ती ही है, क्योंकि आपको फिर से या तो दवा का भी छिड़काव करना पड़ेगा और आपको उर्वरक भी फिर से डालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप मौसम के पूर्वानुमान का पूरा ध्यान रखें और आप दवा का छिड़काव या खाद का प्रयोग ये देखकर ही करें कि बारिश का क्या पूर्वानुमान है। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, देखिए हमारी फसल तो इस अधिक बारिश से प्रभावित होती ही है, हमारी मिट्टी भी इस फसल से प्रभावित होती है, इस वर्षा से प्रभावित होती है। तो क्या होता है कि जब बहुत तीव्र वर्षा होती है तो कई बार मिट्टी का कटाव हो जाता है। मिट्टी का कटाव होने से जो उसकी ऊपर की उर्वरक लेयर है, परत है, वो पानी के साथ बह जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट भी निकल जाते हैं। तो आप जब भी जो पोषक तत्व डालें या फर्टिलाइजर डालें, उर्वरक डालें अपने खेत में, तो आपको सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है, आपको जैव उर्वरक भी इस्तेमाल करने हैं। यानी आपको समेकित प्रबंधन करना है पोषक तत्वों का अपनी फसल में, जिससे कि हमारी फसल को उचित पोषक तत्व मिले और साथ में जो हमारी मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहे। जी, डॉक्टर हिमानी जी, बरसात के साथ साथ क्या हमारे देश के इस मानसून में ओलावृष्टि को लेकर भी अनुमान जारी किए जा रहे हैं या किए जाएंगे? और जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि है, क्या उनके आप नाम बता सकते हैं कि ताकि किसान भाइयों को तक ये जानकारी पहुंच सके और पहले से वो तैयारी कर सके, क्योंकि ओलावृष्टि से भी फसलों का बहुत नुकसान होता है। ये ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। तो ओलावृष्टि की जो पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग देता है वो आपका शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में या नाव कास्टिंग में देता है, जिसकी 1 या 2 दिन पहले सडनली ये हो जाता है, उसको नाव कास्टिंग बोलते हैं। तो उसमें वो आपको स्पेशली जैसे प्लेन एरियाज़ में और माउंटेनस जो हिली एरियाज़ में भी ओलावृष्टि की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो वो आपको 1 दिन पहले या 24 आवर 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ओलावृष्टि आपकी होने वाली है। ओलावृष्टि से जब अगर मिडिल स्टेज में क्रॉप है दैन तो वो उसको सह जाता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान तब होता है जब ओलावृष्टि आपके हार्वेस्टिंग स्टेज पे हो जाती है, जब ऑलरेडी फ्रूट बन गया है, आपका दाना बन गया है, तो उस टाइम ओलावृष्टि से नुकसान ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जी, डॉक्टर रुचि जी, ओलावृष्टि की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा पूर्व में काफ़ी नुकसान, बात करें हम पिछले महीने की, पिछले दिनों की, जब गेहूं की फसल तैयार थी तो ओलावृष्टि की वजह से देश के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। ये दृष्टि दोबारा ना देखने को ना मिले और भविष्य में भी, क्योंकि ओलावृष्टि होती रहेगी, किसान भाई अपने एंड पर क्या तैयारी कर सकते हैं? पूर्वानुमान की जानकारी लेकर हम काम तो कर लेंगे, लेकिन ओलावृष्टि का समाधान क्या हो सकता है? जैसे कई खेतों में सब्जियों का भी मौसम है, सब्जियों भी लगाई जाती हैं, सब्जियों को ढक दिया जाए, बाकी जो फसलें हैं उनके लिए क्या समाधान किया जाए ताकि ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, ओलावृष्टि के लिए तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि फसलों को ढकना ही उसका जो है एक तरीका है उस तरह के नुकसान से बचाने का, क्योंकि और तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम अपने खेत में खड़ी हुई फसलों को ओलावृष्टि से बचा सकें। तो जो पतली पॉलीथीन शीट है या तो उससे या किसी तरह का स्लोप बना के खेत में, जिससे कि वो हमारी पकी हुई फसल को या फसल जिस भी अवस्था में है उसको नुकसान ना पहुंचा सके, तो यही तरीका है। जी, डॉक्टर विपिन जी का रुख करते। डॉक्टर विपिन जी, इस अगर बात करें मानसून में
तो मानसून में आप इतने समय से मौसम खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम किसानों से मिलते हैं, आपको क्या दिखाई पड़ता है? किसान भाई क्या सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं जो किसान भाइयों को मानसून के समय में गलतियां करने से बचना चाहिए, जो उनकी फसल उत्पादन पर असर डालता है? क्या और बदलाव किए जा सकते हैं जिससे और अच्छा उत्पादन भारत के कृषि क्षेत्र में लिया जा सकता है? जैसे अभी मैं आपने बताया कि मेरा किसानों से संबंध है, तो मैंने किसानों से जब इंटरेक्ट किया तो मैंने देखा है कि किसान एक सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं मिस्टेक करते हैं, आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने फसलों का इंश्योरेंस वो लोग खेती बाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराते। तो मैं जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने फसलों का भी इंश्योरेंस कराए करें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है अभी सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टार्ट की है। जो आपकी क्षति है उसको किस तरह से सरकार भरपाई आपके साथ हानि ना हो उसके लिए पूरा प्रयास की है। और इसकी देखेंगे प्रीमियम तो बहुत ही कम है। खरीफ की फसलों में जो खाद्य फसलें हैं अगर हम बात करें तो उसमें 2% के करीबन है, और 1.5% के करीबन जो रबी की खाद्य फसलें हैं उनमें है, और 5% का प्रीमियम जो है वो केवल आपका इसमें जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो कमर्शियल क्रॉप है उनके लिए है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लोग खेती करते हैं ढंग से तो अपने आप को सुरक्षित करें। पहला काम तो ये करें कि आप उस खेती को किस लेवल का आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस लेवल का लागत लगा रहे हैं, कितनी आपकी मेहनत लग रही है, तो उसको पहले तो आप इंश्योर कर लें। दूसरा ये है कि मानसून, अभी बहुत सी हमारी बातें हुई हैं मानसून को कैसे समझना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें हैं कि जैसे सबसे सिंपल कुछ तरीके हैं जो हमें मानसून आने से पहले जरूर करना चाहिए, वो शायद किसान कम करता है। अब जैसे मैं मानूँ बारिश क्या है, जो है हमारी लिए एक तरह प्रसाद की तरह है, एक तरह से हमारा एक पैसा ही है, अगर देखा जाए तो एक इनपुट का काम करता है खेती में। तो पहला मैं क्या कहूँगा कि कभी भी खेती में तैयारी करने से पहले आप अपनी मेड़बंदी, मुझे नहीं पता कितने किसान करते हैं नहीं करते हैं, खेतों का मेड़बंदी जरूर करें, क्योंकि आपकी खेत की जो साइज है वो खुद एक तरह से हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम करती है। बिल्कुल। तो मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपकी शुरुआती खेती मानसून वाली खेती जैसे खरीफ वाली खेती करने जा रहे हैं तो कम से कम 20 से लेके 25 सेंटीमीटर आपका जो बंड है ना उसकी हाइट को आप मेंटेन कर दीजिए। आप देखिए कि आपके आसपास जो चूहे हैं कहीं होल तो नहीं, रोडेंट्स हैं क्या उन लोगों ने होल तो नहीं बना रखा है। इससे क्या होता है कि जो वर्षा होगी तो आपका खेत खुद एक तरह से तालाब का काम करता है, तो वो पानी जो है आपका रुका रहता है और मॉइस्चर काफी लंबे टाइम तक रहती है जी। तो वो आपकी जो पानी की लागत है, मैं कह सकता हूँ कि सिंचाई की लागत, उसको कम से कम 1 या 2 कम कर देगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। दूसरा देखा ये भी जाए कि खेतों का समतलीकरण के बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर जो खेत है 1 से 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम हम अलाउ करते हैं कि एक खेत की जो है समतल जो ढलाव हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सोचिए अगर ज़्यादा है तो एक तरफ से पानी, दूसरे तरफ पानी का जो वितरण देखेंगे खेतों में वो बहुत ही अनइवन होता है। इवन जब आप सिंचाई करना ही चाहेंगे तो एक तरफ से पानी दूसरी तरफ चढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, ईंधन, प्रयास और मात्रा का आप उपयोग करेंगे। यानी किसान भाई कुल मिलाकर ये तमाम जो कोशिशें हैं ये करने से बचते हैं और उनको ये प्रयास करने चाहिए, ये करना चाहिए जिससे कि मानसून के समय में उनको अच्छा उत्पादन मिले और जो नुकसान का दायरा है उसको कम किया जा सके। समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए हम रुक करेंगे। डॉक्टर हिमानी जी का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मैम, इस मानसून के सीजन में आखिरी अगर कोई संदेश आप किसान भाइयों को देना चाहें तो मानसून किस प्रकार से उपयोगी है खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए? मानसून तो ये सभी को पता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मानसून पे ही डिपेंडेंट करती है। जैसे कृषि का 50% से ज़्यादा जो हमारा है, जो खेती है हमारी, जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती है वहाँ मानसून में बारिश होगी, तो उसका आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अच्छी बारिश हो रही है, उसका वाटर का संरक्षण भी आप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए भी आप कोई क्रॉप ग्रो करें तो उस टाइम पे भी उस वाटर का आप जो पानी का यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने इंफॉर्मेशन से अपडेट रहिए, मौसम पूर्वानुमान का यूज़ करिए और अपनी खेती में उसको शामिल कीजिए और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निवारण सही टाइम पर हो जाए, तो इससे आप तो ये मानसून में बहुत अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा सकते हैं। तो किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारे ऑब्वियसली हमारे जो देश की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। फूड सिक्योरिटी आपकी और अच्छी होगी। बिल्कुल। तो मानसून के समय में आपको किस तरीके से खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव करने हैं, क्या क्या आपको कृषि कार्य में बदलाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कैसे आपको मौसम पूर्वानुमान पे नज़र बना के रखनी जिससे आपकी खेती किसानी में आप अपने जो कृषि कार्य करने हैं उसके हिसाब से कर सकें, कितनी
पानी की आवश्यकता है, कितने पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, कीट रोगों की जो समस्या इस समय आपको देखने को मिलती है उसका निजात आपको कैसे करना है, ये तमाम जानकारियाँ आज के इस कार्यक्रम में आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर रुचि बंसल जी कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में पहुंचे, बहुत कीमती जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विपिन कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हिमानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। उम्मीद करते हैं कि इस मानसून में किसान भाई इस मानसून का भरपूर अवसर का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा उत्पादन लेंगे और इन जानकारियों से हमारे किसानों को फायदा भी होगा। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस विषय पर हम विचार विमर्श करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई है तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहे डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज हिंदुस्तान का किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, नए नवाचार को अपना रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज इसी नए नवाचार को समझने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, पिछले कुछ समय में खेती कितनी अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी। और किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली सरकार की तरफ से आ रही है? सरकार की तरफ से बहुत खुशहाली आ रही है। उत्तर प्रदेश से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 7 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका खास मुलाकात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और चर्चा हमारे साथ कर रहे हैं लगातार हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? पहले लेबर काटती थी, फिर लेबर के हिसाब से बुआई होती थी, अब मशीन के हिसाब से होगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसमें प्रोडक्शन भी बढ़ी है और टाइम भी कम लगेगा। सरकारी योजनाओं का किसान भरपूर फायदा उठाता है और सरकार संकल्पबद्ध है योजनाओं को लागू करने के लिए किसान को फायदा देने के। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है भी किसी की फसल अगर खराब होती है उसकी भरपाई हो जाए। देखिए खास मुलाकात हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी के साथ 6 जुलाई रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बारिश अपनी साथ लेकर आती है कई बीमारियां। इस मौसम में दुधारू पशु हो सकते हैं गलघोंटू का शिकार। पशुओं की एक जानलेवा बीमारी गलघोंटू। क्या
क्या टीकाकरण है एकमात्र उपचार? जानने के लिए देखिए पशुओं में गलघोंटू रोग, कारण, लक्षण और बचाव इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।